हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग बायोस्कैनर। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने किंगडम फंजाई स्टार्ट किया था और वहां पर हमने किंगडम फंजाई के अंदर आने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी के हैबिटेट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेलुलर स्ट्रक्चर और टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लिया था। यानी कि प्रीवियस वीडियो लेसन में हमने कुछ जनरल फीचर्स पढ़े थे किंगडम फंजाई के। आज के वीडियो लेसन में हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई के अंदर वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स के बारे में। आज का वीडियो लेसन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस पोर्शन से कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी तक आए हुए एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के कुछ क्वेश्चंस को भी आज के वीडियो लेसन में हम कवर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपकी बहुत ही हेल्प करेगा इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझने में। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो मेरे इस वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेसन। आइए पढ़ते हैं। ओके चिल्ड्रन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन और पढ़ते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंजाई। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब यहाँ पर यह है कि ये इस टाइप का रिप्रोडक्शन है जिसमें थैलस का कोई पार्ट पार्टिसिपेट करेगा रिप्रोडक्शन में। यहाँ पर गेमीट्स या स्पोर्स वगैरह नहीं बनेंगे। फंजाई के अंदर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसके 5 मेन टाइप्स होते हैं, यानी 5 टाइप्स से वेजिटेटिवली फंजाई रिप्रोड्यूस कर सकती है। सबसे पहली जो 2 टाइप्स होती हैं दैट इज बडिंग एंड फिशन। ये जो पहली 2 टाइप्स होते हैं ये आपको जनरली यूनिसेलुलर फंजाई के अंदर मिलेंगी, यानी कि आपको ईस्ट वगैरह के अंदर मिलेंगी। इसके बाद की जो 3 टाइप्स है दैट इज फ्रेगमेंटेशन, राइजोमोर्फ एंड स्क्लेरोशिया। ये तीनों आपको मिलेंगी मल्टीसेलुलर फंजाई के अंदर। राइजोमोर्फ और स्क्लेरोशिया के बारे में आप प्रीवियस वीडियो लेसन में भी पढ़ चुके हैं। जब हमने टिश्यू स्ट्रक्चर पढ़ी थी फंजाई की तब हमने वहां पर राइजोमोर्फ और स्क्लेरोशिया के बारे में भी पढ़ा था। आज हम इनका रोल जानेंगे कि रिप्रोडक्शन में ये कैसे हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बडिंग के मेथड को। ये आप जान चुके हैं कि बडिंग का जो मेथड होता है वो यूनिसेलुलर फंजाई में होता है, यानी एक ऐसी फंजाई जिसके पास सिर्फ एक ही सेल है उसके अंदर बडिंग की हेल्प से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। इसके अंदर ये होता है कि जो एक सेल होती है जिसको हम मदर सेल भी बोल सकते हैं, उसके ऊपर एक छोटी सी बड या एक कली जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। और ये जो दूसरी बड है इससे आप देख रहे होंगे यहाँ पर इससे एक और बड बन गई है। तो इस तरह से छोटे छोटे साइज की बर्ड्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं एक सेल से। जिस सेल से ये बर्ड्स बन रही होती है उसको मदर सेल भी बोलते हैं। उस सेल से ये बर्ड्स सेपरेट हो जाती हैं और सेपरेट होकर के या डिटैच होके ये एज अ न्यू इंडिविजुअल बिहेव करना शुरू कर देती है। यानी कि जैसे ही एक सेल है उससे एक बर्ड बनेगी, जैसे ही वो उससे डिटैच होगी वो एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप में तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से बडिंग की हेल्प से कुछ यूनिसेलुलर फंजाई रिप्रोड्यूस करते हैं वेजिटेटिवली। ये आपको मिलेगा ईस्ट में। ईस्ट के बारे में आप जानते हैं, प्रीवियस वीडियो लेसन में इंट्रोडक्शन में ही हमने ईस्ट के बारे में जाना था। ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है। इसकी हेल्प ली जाती है बेकिंग इंडस्ट्री में और बेवरेज इंडस्ट्री में, क्योंकि इसके पास एक खास फीचर होता है फर्मेंटेशन का। ये जो है ये फर्मेंटेशन कर देता है, शुगर को ये फर्मेंट कर देता है और अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो ईस्ट के अंदर जो मेथड होगा बडिंग का, ये सबसे पहला मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। दूसरा जो बहुत ही कॉमन सा मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का वो होता है फिशन। फिशन आप जानते हैं कि एक जो सेल होती है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। फिशन के बारे में आपने बैक्टीरिया में भी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर भी यही होगा, यूनिसेलुलर फंजाई जो होगी जैसे कि ईस्ट है, ईस्ट के अंदर यहाँ पर जो एक सेल है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। 2 बराबर हिस्सों में ये सेल डिवाइड होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक सेल 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो गई है और जो ये 2 सेल डिवाइड हो जाती हैं ये डिवाइड होके नए इंडिविजुअल की तरह से रहना स्टार्ट कर देती है। तो ये भी एक मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का फंजाई के अंदर। थर्ड जो मेथड है वो होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स या हिस्सों में टूट जाना। अब जो फ्रेगमेंटेशन होता है ये ज़्यादातर मल्टी सेलुलर फंजाई के अंदर आपको मिलेगा। इसमें ये होता है कि जो फंजाई का माइसीलियम होता है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। इस इमेज में आप देखें, यहाँ पर आप एक एगेरिकस की पिक्चर देख रहे हैं। यहाँ पर एगेरिकस में देखिएगा आप छोटे छोटे यहाँ पर बहुत सारे माइसीलियम फैले हुए हैं। अब ये जो माइसीलियम है इनके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे। यहाँ पर इस इमेज में आप देखिए ये है, यहाँ पर कुछ हिस्सों में यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया है माइसीलियम। तो जिन पार्ट्स में माइसीलियम ब्रेक डाउन हो जाता है वो सारे के सारे पार्ट अलग से माइसीलियम बन जाते हैं और ये माइसीलियम फिर से नए ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म ले लेते हैं। तो इस तरह से फ्रेगमेंटेशन का एक
थर्ड मेथड होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का फंजाई के अंदर। जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं या तो ये एक्सीडेंटली बनते हैं या फिर किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से बनते हैं। यानी कि कहीं पर कोई फंजाई ग्रो कर रही है, बहुत तेज हवा चली और इतनी तेज हवा चली कि वहां पर उसका जो माइसीलियम था वो टुकड़े टुकड़े हो गया, तो ये एक एक्सीडेंट हो गया, एक्सटर्नल फोर्स भी ये हो सकता है। तो इस वजह से ये फ्रेगमेंट्स इसके बन गए। जो फ्रेगमेंट्स हैं वे दूर दूर बिखर गए और दूर दूर बिखरने पर उन्होंने नए ऑर्गेनिजम्स की तरह से रहना, बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से फ्रेगमेंटेशन होता है फंजाई के अंदर। फोर्थ जो मेथड होता है वो होता है राइजोमोर्फ का। राइजोमोर्फ जो होता है, इसमें जो हाइफा होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही कंपैक्टली इंटरवोवन हो जाते हैं। इंटरवोवन का मतलब यानी कि वे एक साथ बहुत ही कंपैक्टली, बहुत ही इंट्रिकेटली उलझ जाते हैं। जैसे एक रस्सी होती है, रस्सी के अंदर बहुत सारे फाइबर्स आपस में उलझे हुए और लिपटे हुए होते हैं, इसी तरह से राइजोमोर्फ भी होता है। राइजोमोर्फ में बहुत सारे माइसीलियम एक साथ रस्सी की तरह से लिपट जाते हैं। एक इस तरह से लिपट ये जाते हैं जैसे कि एक रस्सी होती है, स्ट्रिंग और रोप की तरह से ये एक दूसरे से लिपटे हुए रहते हैं और एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं राइजोमोर्फ। यहाँ पर राइजोमोर्फ जो होता है ये रूट की तरह से काम करता है और जमीन के नीचे फैला रहता है। जैसे कि कोई प्लांट आपने देखा होगा, प्लांट की जो रूट्स होते हैं वो जमीन के नीचे फैली रहती हैं और उनसे कुछ जगहों पर नए स्टेम एमर्ज हो जाते हैं। तो इसी तरह से कुछ कुछ यहाँ पर भी होता है। जो ये राइजोमोर्फ होता है, इस इमेज में आप देखिए, यहाँ पर ये राइजोमोर्फ है, ये नीचे की तरफ फैला हुआ है और इसके पास में कुछ ग्रोइंग पॉइंट्स भी बने हुए हैं। यानी कि ये ऐसी जगह होती है जहाँ से माइसीलियम ऊपर की तरफ ग्रो कर जाता है और माइसीलियम एक नए इंडिविजुअल की तरह से ग्रो करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर इसी तरह की स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये एक राइजोमोर्फ की स्ट्रक्चर है। ये काफ़ी इंटरवोवन स्ट्रक्चर है माइसीलियम की और यहाँ पे ये ग्रोइंग पॉइंट है, इस ग्रोइंग पॉइंट से नया माइसीलियम एमर्ज हो गया है। तो इस तरह से राइजोमोर्फ से नए नए माइसीलियम आगे ग्रो करते रहते हैं, उनकी फ्रूटिंग बॉडीज वगैरह बन जाती है। तो ये जो कंपैक्ट स्ट्रक्चर्स होती हैं राइजोमोर्फ, ये हेल्प करती हैं फंजाई की रिप्रोडक्शन में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। बस इनके बारे में आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो हेल्प करती हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, ये अनफेवरेबल कंडीशंस में हेल्प करती हैं। यानी कि जब फेवरेबल कंडीशंस हैं तो नॉर्मली माइसीलियम ग्रो करता रहेगा, लेकिन जब कंडीशंस उसके लिए अनफेवरेबल हो जाएंगी तो सारा का सारा जो माइसीलियम है वो कंपैक्टली अरेंज हो जाएगा एक रस्सी की तरह से और वो बिल्कुल डोरमेंट पड़ा रहेगा, कोई एक्टिविटी नहीं करेगा। और जब कंडीशंस फेवरेबल आ जाएंगी तो उसके जो ग्रोइंग पॉइंट्स होंगे वहां से माइसीलियम आगे ग्रो करना शुरू कर देगा, नए माइसीलियम को पैदा कर देगा। तो ये होता है राइजोमोर्फ। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, सबसे लास्ट जो मेथड होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का फंजाई के अंदर, वो होता है स्क्लेरोशिया की फॉर्मेशन हो जाना। स्क्लेरोशिया जैसी स्ट्रक्चर आपने प्रीवियस वीडियो लेसन में पढ़ी थी, जहां पर मैंने आपको सूडोपेरेन्काइमा के बारे में बताया था। सूडोपेरेन्काइमा में हमने ये समझा था कि जो माइसीलियम होता है वो बहुत ही कंपैक्टली अरेंज हो जाता है, इस तरह से अरेंज हो जाता है कि हमें वो गोल गोल सेल्स की फॉर्म में दिखाई देना शुरू हो जाता है। यानी हमें बहुत ही कंपैक्टली अरेंज्ड हाइफा जो होते हैं वो बिल्कुल सर्कुलर ओवल फॉर्म में दिखाई देना शुरू हो जाते हैं और वो बिल्कुल इस तरह से दिखाई देते हैं जैसे कि प्लांट्स के अंदर पेरेन्काइमा सेल्स होती हैं। प्लांट्स के अंदर जो पेरेन्काइमा सेल्स होती हैं वो ग्राउंड सब्सटेंस होती हैं और दूसरे जो टिश्यू होते हैं वो पेरेन्काइमा के अंदर ही एम्बेडेड होते हैं। तो बिल्कुल पेरेन्काइमा की तरह से ये फंजाई के अंदर स्ट्रक्चर्स दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, इसी वजह से इनको हम सूडोपेरेन्काइमा भी कहते हैं। तो जब सूडोपेरेन्काइमा अनफेवरेबल कंडीशंस में आती हैं, जब उसके अगेंस्ट सारी कंडीशंस हो जाती हैं, अब फंजाई के लिए अनफेवरेबल कंडीशन क्या होगी ये समझिए। एक फंजाई कैसे एनवायरनमेंट में ग्रो करती है? एक फंजाई सेप्रोट्रोफिक होती है, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करती है। तो उसको डेड ऑर्गेनिक मैटर अगर नहीं मिलेगा या फिर जिस जगह वो ग्रो कर रही है वहां पर प्रॉपर मॉइस्चर नहीं होगी तो उस कंडीशन को उसके लिए हम अनफेवरेबल कहेंगे। अब अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ गई है उसके सामने तो जो उसका जो माइसीलियम है वो बहुत ही कंपैक्टली सूडोपेरेन्काइमा की फॉर्म में अरेंज हो जाएगा और उसके साथ साथ ही वो स्क्लेरोशिया की फॉर्मेशन करेगा। स्क्लेरोशिया में ये होगा कि इसकी जो आउटर वॉल होती है ये बहुत ही हार्ड हो जाती है, थिक हो जाती है और बहुत ही ये थिक होकर के स्क्लेरोशिया की फॉर्मेशन कर देती है। तो जो आउटर वॉल है ये बहुत ही थिक है और इसके अंदर यहाँ पर माइसीलियम प्रेजेंट है। तो ये जो आउटर वॉल है रिंड की फॉर्मेशन में आ जाते हैं, कवर सा बना देती है, एक्सटर्नल कवरिंग ये बना देती है। तो ये हेल्प करती है इसकी अनफेवरेबल कंडीशंस को बर्दाश्त करने में। जैसी कंडीशंस फेवरेबल आ जाती हैं, जो स्क्लेरोशिया होती है ये यहाँ से
जर्मिनेट हो जाती है, यानी कि जो उसका रिंड है वो उतर जाता है, बाहर का जो कवर है वो टूट जाता है और उसके अंदर से जो माइसीलियम है वो फिर से निकल के ग्रो करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से स्क्लेरोशिया भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है फंजाई के अंदर। तो ये हो गए सारे के सारे टाइप्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के फंजाई के अंदर। अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स बनते हैं जिनको हम स्पोर्स कहते हैं। उन स्पोर्स की हेल्प से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। जो स्पोर्स होते हैं ये जर्मिनेट करते हैं सुटेबल सबस्ट्रेटम पर और नए माइसीलियम को प्रोड्यूस कर देते हैं। इस रिप्रोडक्शन के अंदर ना तो गैमेट्स की फॉर्मेशन हो रही है और ना ही गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है, इसी वजह से हम इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। जो फंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसके अंदर अलग अलग टाइप के गैमेट्स बनेंगे और उनका फ्यूजन भी होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्पोर्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, और फिर हम इसके अंदर यानी फंजाई के अंदर अलग अलग टाइप के जो स्पोर्स बनते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो स्पोर्स के बारे में समझने के लिए सबसे पहले मैं आपके सामने एक माइसीलियम ड्रॉ करता हूं। आपके सामने ये एक ब्रांच्ड माइसीलियम है और इस माइसीलियम के अंदर बहुत सारी सेल्स है जिनके पास अपने अपने न्यूक्लियस हैं। तो इस तरह से ये एक मल्टी न्यूक्लिएटेड माइसीलियम है। जब इस माइसीलियम के अंदर स्पोर्स बनना स्टार्ट होंगे तो इसकी कोई भी एक सेल, जैसे कि ये एक सेल है, इस एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड होगा और बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियाई इस सेल के अंदर बन जाएंगे। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर डिवीजन हुआ और बहुत सारे न्यूक्लियाई बन गए। ये जो डिवीजन होता है ये माइटोटिक डिवीजन होता है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियाई बनेंगे बाय डिवाइडिंग थ्रू माइटोसिस। यहाँ पर मियोसिस नहीं हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स रिमेन्स सेम। जितने भी क्रोमोजोम्स होंगे, हो सकता है वो डिप्लॉयड हो या फिर हैप्लॉयड हो, उनकी नंबर सेम रहेगी, उनको आधे में रिड्यूस नहीं किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर माइटोसिस हो रहा है, इसी वजह से जितने भी टाइप के स्पोर्स फंजाई में बनेंगे उन सभी स्पोर्स को हम माइटोस्पोर्स कहते हैं। तो जितनी भी टाइप से यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई हैं, जूस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स, क्लेमाइडोस्पोर्स, ओडिया, कोनिडिया, ये सारे के सारे माइटोस्पोर्स होते हैं। तो हम स्पोर्स की फॉर्मेशन समझ रहे थे। एक यहाँ पर हमारे सामने हाइफा है, हाइफा की कोई एक सेल है, उस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो मल्टीन्यूक्लिएट हो गया है, यानी ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड हुआ और ये सेल मल्टीन्यूक्लिएटेड हो गई, बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियाई यहाँ पर आ गए। अब एक एक जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ बहुत सारा साइटोप्लाज्म कलेक्ट हो जाता है और छोटी छोटी राउंडेड सी स्ट्रक्चर बन जाती है। जो छोटी छोटी राउंडेड सी स्ट्रक्चर्स बनती हैं इनको हम स्पोर्स बोलते हैं। ये जो स्पोर्स होते हैं इस सेल को ब्रेक डाउन करके बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकलने के बाद में जैसे ही ये सुटेबल सबस्ट्रेटम पर पहुंचते हैं जर्मिनेट होते हैं और इनसे जर्मिनेशन करके यहाँ पर नया माइसीलियम बन जाता है। तो इस तरह से स्पोर्स की हेल्प से एसेक्सुअली फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन होता है। अब हमारे पास यहाँ पर 5 टाइप्स ऑफ स्पोर्स होते हैं जो फंजाई के अंदर बनते हैं, यानी कि फंजाई की जो अलग अलग क्लासेज हैं, अलग अलग टाइप्स की फंजाई है, उनके अंदर अलग अलग टाइप के स्पोर्स बनेंगे। उन सारे के सारे स्पोर्स को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। फंजाई के अंदर 5 टाइप्स ऑफ स्पोर्स बनते हैं। सबसे पहले जो स्पोर्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं जू स्पोर्स, सेकेंड वन इज स्पोरेंजियोस्पोर्स, थर्ड कैटेगरी होते हैं क्लेमाइडोस्पोर्स की, फोर्थ होते हैं ओडिया एंड फिफ्थ आर कोनिडिया। तो ये 5 टाइप के स्पोर्स फंजाई के अंदर बनेंगे। इनको याद रखना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। यहाँ पर मैंने एक एमनीमोनिक या ट्रिक बना रखी है, इस ट्रिक की हेल्प से आप इन स्पोर्ट्स को याद कर सकते हैं। ट्रिक में आप पढ़ सकते हैं जू में सांप काला उड़ेगा क्यों नहीं, तो इससे आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर जू यानी जू में आप गए होंगे जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, तो वहाँ पर सांप भी रहता है। जू फॉर जू स्पोर्स, में कुछ नहीं है, सांप यानी कि स्पोरेंजियोस्पोर्स, काला यानी कि क्लेमाइडोस्पोर्स, उड़ेगा यानी ओडिया एंड क्योनी यानी कोनिडिया। तो इस सेंटेंस को आप याद रखिएगा। इन पांचों के पांचों जो स्पोर्ट्स हैं इनकी सीक्वेंस आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। तो सबसे पहले हम जू स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। जू मीन्स होता है एनिमल्स, और एनिमल्स का क्या मेन फीचर होता है, मूवमेंट करना। तो यानी कि ये इस तरह के स्पोर्ट्स होते हैं जो मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, और यूनिसेलुलर हैं। तो मूव करने के लिए इनके पास क्या स्ट्रक्चर्स होगी, हाथ पैर नहीं होंगे, इनके पास होंगे फ्लैजिला। तो नाम से ही आप समझ जाइएगा ये टाइप के स्पोर्ट्स होंगे जो मोटाइल होंगे और फ्लैजिलेटेड होंगे। ये मोटाइल और फ्लैजिलेटेड स्पोर्ट्स होते हैं, बहुत ही छोटे साइज के होते हैं, और जिन स्पेसिफिक सेल्स के अंदर ये बनते हैं उनको हम बोलते हैं जू स्पोरेंजियम। अभी मैंने आपको एक सेल ड्रॉ करके दिखाई थी जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स बन रहे थे। अगर उस सेल के अंदर बनने वाले स्पोर्स
फ्लैजिलेटेड है तो उस सेल को हम कहेंगे जूस्पोरेंजियम। तो यहाँ पर आप देखिए ये एक सेल है, यूनिसेलुलर ये है, और इस सेल के अंदर बहुत सारे फ्लैजिलेटेड स्पोर्स बन रहे हैं जिनको हम जूस्पोर्स कह रहे हैं, और इस सेल को हम कहेंगे जूस्पोरेंजियम। जूस्पोरेंजियम से बहुत सारे फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स रिलीज हो जाते हैं, क्योंकि ये जो जूस्पोर्स हैं इनके पास फ्लैजिला है, तो ये ऐसे एनवायरमेंटल कंडीशन में रहेंगे या ऐसी जगह रहने वाली फंजाई के अंदर बनेंगे जो थोड़ी सी मोस्ट कंडीशन में रहती हो या फिर एक्वेटिक कंडीशन में रहती हो। अब ये स्विम करेंगे एक्वेटिक कंडीशन में, एक्वेटिक हैबिटेट में, वहाँ पर से डिस्पर्स हो जाएंगे और अच्छी तरह से ये फैल जाएंगे। तो इस तरह से जूस्पोर्स हेल्प करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जूस्पोर्स जो मेनली आपको मिलेंगे वो मिलेंगे एल्ब्यूगो के अंदर। एल्ब्यूगो कैंडिडा इसका पूरा नाम होता है, ये एक फंजाई होती है, ये कोजल ऑर्गेनिज्म है क्रूसीफेरीज के अंदर व्हाइट रस्ट डिजीज करने के लिए। सरसों का जो प्लांट होता है उसके अंदर ये इन्फेक्शन करता है। अगर आप कभी किसी फार्मलैंड में जाएं तो वहां पर देख सकते हैं जो सरसों के लीव्स होते हैं, जो सरसों का प्लांट होता है उसकी जो पत्तियां होती है उसके ऊपर इसकी ग्रोथ मिलती है, ये व्हाइट व्हाइट सा आपको दिखाई दे जाएगा, वहां पर ये ग्रो करता है और उनके अंदर डिजीज करता है। ये जो डिजीज होती है इसको बोलते हैं व्हाइट रस्ट। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एक सरसों की पत्ती है, इसके ऊपर ये छोटे छोटे आपको एल्ब्यूगो कैंडिडा व्हाइट कलर के दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जो एल्ब्यूगो कैंडिडा है यहाँ पर जो आपको सरसों की लीव्स के अंदर मिल रहा है, ये जो है ये जूस्पोर्स की फॉर्मेशन करता है और जूस्पोर्स की हेल्प से ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। तो ये हो गए जूस्पोर्स। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी स्पोरेंजियोस्पोर्स की। स्पोरेंजियोस्पोर्स जो होते हैं इनके लिए आपको एक बात याद रखनी है, ये जो होते हैं ये नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, यानी कि ये जो स्पोर्स होते हैं ये मोटाइल नहीं होते हैं और ये ऐसी फंजाई के अंदर मिलेंगे जो सेप्रोट्रोफिक होगी और सेप्रोट्रोफिक कंडीशंस में डेड ऑर्गेनिक मैटर पर जो ग्रो करती है। क्योंकि इनके पास मूवमेंट करने के लिए अपनी तरफ से कोई साधन मौजूद नहीं है तो डिपेंड करते हैं एयर करंट्स पर। एयर करंट की हेल्प से ये इधर से उधर डिस्पर्स होते रहते हैं और इसी वजह से इनको जो प्रोड्यूस किया जाता है इनको बहुत ही लार्ज नंबर्स में प्रोड्यूस किया जाता है। कई बार कुछ बुक्स में कुछ जगहों पर आप स्पोरेंजियोस्पोर्स को एप्लेनोस्पोर्स के नाम से भी देखेंगे। स्पोरेंजियोस्पोर्स जिस सेल के अंदर बनते हैं उसको बोलते हैं हम स्पोरेंजिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक हाइफा है और इस हाइफा के ऊपर एक सेल जो है वो लार्ज सी सर्कुलर फॉर्म में बन गई है। इस सेल को हम बोल रहे हैं स्पोरेंजिया। इस सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स बन गए हैं, इन स्पोर्स को हम बोल रहे हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स। जब तेज हवा चलेगी, तेज एयर करंट आएगा तो ये जो स्पोर्स हैं यहाँ से डिस्पर्स हो जाएंगे। डिस्पर्स होकर के ये गिर जाएंगे दूसरे सबस्ट्रेटम पर और वहां पर इसे ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। इनका एग्जाम्पल है राइजोपस एंड म्यूकर। ये जो राइजोपस और म्यूकर होते हैं ये दोनों के दोनों ब्रेड के ऊपर ग्रो करते हैं। ये जो ब्रेड है ये आप देख रहे हैं ये बिल्कुल खराब हो चुकी है, गल चुकी है। इस ब्रेड के ऊपर जो इन्फेक्शन किया हुआ है राइजोपस ने किया हुआ है, तो राइजोपस के अंदर जो स्पोर्स बन रहे हैं उनको हम बोल रहे हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स। ये हवा में भी मौजूद रहते हैं, जैसे इनको नमी और प्रॉपर कंडीशन मिलती है ये दूसरे ब्रेड को गलाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि इनके पास मूवमेंट करने के लिए फ्लैजिला वगैरह नहीं होते इसलिए ये बहुत ही लार्ज नंबर में बनते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। तो ये होगी सेकंड कैटेगरी, सेकंड टाइप ऑफ स्पोर्स, दैट इज स्पोरेंजियोस्पोर्स। तीसरे जो स्पोर्स होते हैं, तीसरे टाइप के जो स्पोर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं क्लेमाइडोस्पोर्स। क्लेमाइडोस्पोर्स की खासियत ये होती है कि थिक वॉल्ड होते हैं और रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं, यानी कि कुछ ऐसी कंडीशंस में बनेंगे जब अनफेवरेबल एनवायरनमेंट हो। जब अनफेवरेबल एनवायरनमेंट होगा, हाइफा की कुछ सेल्स होंगी वो बहुत सारा फूड इकट्ठा कर लेंगी और इकट्ठा करके रेस्ट करेंगी, यानी डोरमेंट पड़ी रहेंगी बहुत लंबे टाइम तक। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये नॉर्मल हाइफा है, सारी की सारी सेल्स बिल्कुल सामान्य हैं, लेकिन यहाँ पर दो सेल्स बहुत ही लार्ज साइज की हो गई हैं। इन्होंने बहुत सारा फूड मटेरियल जमा कर लिया है। अब बहुत सारा फूड मटेरियल जमा करके ये ऐसे ही बहुत टाइम तक पड़ी रहेंगी और जब फेवरेबल कंडीशंस खत्म हो जाएंगी ये स्पोर्स जो है रिलीज होंगे हाइफा से और जर्मिनेट करके नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये जो स्पोर्स होते हैं थिक वॉल्ड होते हैं और रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं। तो क्लेमाइडोस्पोर्स के बारे में आपको ये चीज याद रखनी है। अभी तक आपने दो स्पोर्स और पढ़े हैं। सबसे पहले आपने पढ़े थे जूस्पोर्स। जूस्पोर्स के पास फ्लैजिला थे, उनकी खास बात ये थी। स्पोरेंजियोस्पोर्स बहुत ही छोटे साइज के थे, नॉन मोटाइल थे, स्पोरेंजिया के अंदर बन रहे थे, उनकी खासियत ये थी। और तीसरे टाइप के जो आपने पढ़े हैं क्लेमाइडोस्पोर्स, ये थिक वॉल्ड होते हैं, रेस्टिंग स्पोर्स इनको कहा जाता है। फोर्थ कैटेगरी आती है ओडिया की।
ओडिया जो होते हैं ये कुछ ऐसी कंडीशंस में बनते हैं जब चीज़ों की अधिकता हो जाती है। यानी कि अभी तक जो हमारे पास स्पोर्स बने थे क्लेमाइडोस्पोर्स, वो ऐसी कंडीशंस में बने थे जब स्कार्सिटी है, फूड की कमी है, बचा के बचत करके एक सेल ने बहुत सारा फूड मटेरियल इकट्ठा कर लिया जिससे कि वो अगले साल उसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन ऐसी आ गई हैं कि मात्रा ज़्यादा हो गई है, फूड की एक्सेस हो गई है, बहुत ही सारी चीज़ें एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो गई हैं। ये इतने एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो गई हैं कि जो माइसीलियम है वो उस एक्सेस अमाउंट को संभाल नहीं पाता है और उसको लिबरेट कर देता है। यानी कि जो सेल्स होती हैं उनके अंदर एक्सेस अमाउंट में मटेरियल इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और जब उसकी कैपेसिटी से बाहर की बात चली जाती है तो वो इन सेल्स को यहाँ से रिलीज कर देता है। छोटे छोटे टुकड़ों में हाइफा अपने आप ब्रेक डाउन हो जाता है। जो छोटे छोटे हाइफा के टुकड़े होते हैं ये स्पोर्स की तरह से काम करना शुरू कर देते हैं और जर्मिनेट होकर के दूसरे ऑर्गेनिज्म को बना लेते हैं। तो ये होता है ओडिया। ओडिया के बारे में आपको याद रखना है। इस इमेज में आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक हाइफा है, इसके पास जो है सारी की सारी चीजें अधिकता में है, इतने अधिकता में फूड मटेरियल है कि इसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसको कहाँ पे रखूँ, क्या करूँ इसके साथ में। तो जो इसके पास मटेरियल है वो उसके हाथों से बिखरता जा रहा है, हर जगह ये इसको गिरा रहा है। अब गिरा क्यों रहा है? क्योंकि ये इसको संभाल नहीं पा रहा है। इसकी जेब में बहुत सारा पैसा भरा हुआ है, इसकी जेब इतनी भरी हुई है कि वे पैसे इसकी जेब से इधर उधर गिर रहे हैं। तो ओडिया की फॉर्मेशन से आप याद रखेंगे कि जब किसी इंसान के पास ज़्यादा पैसा हो जाता है तो वो हवा में उड़ता रहता है। तो इसी तरह से ये जो हाइफा है ये भी उड़ रहा है, ये हवा में उड़ रहा है क्योंकि इसके पास बहुत सारा पैसा आ गया है, बहुत सारा फूड मटेरियल इसके पास आ गया है। अब जब ये इसको संभाल नहीं पा रहा है तो जो इसके हाइफा है ये टूट टूट के गिर रहे हैं, यानी कि इसकी जेब से नोट की गड्डियां नीचे गिर रही हैं। तो ये कंडीशन इसके साथ हो जाती है, इसका जो हाइफा है छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह के जो एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं उनको बोलते हैं ओडिया। तो ये कंडीशन हो गई, ये आपको मिलेंगे राइजोपस के अंदर। और ये जो ओडिया होते हैं ये फर्मेंटेशन करते हैं, यानी फूड पार्टिकल्स को ये फर्मेंट कर देते हैं। ओडिया के बाद में जो स्पोर्स आते हैं उनको हम बोलते हैं कोनिडिया। कोनिडिया भी नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं और ये हाइफा के ऊपर बनते हैं, चेन्स की फॉर्म में बनते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक हाइफा है और इस हाइफा के ऊपर चेन्स की तरह से आपको बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स दिखाई दे रहे हैं। तो हाइफा की बिल्कुल टिप के ऊपर ये बनते हैं, यानी कि चोटी के ऊपर बनते हैं। इस तरह के स्पोर्स को हम कोनिडिया कहते हैं और जिस हाइफा के ऊपर ये बनते हैं उसको हम बोलते हैं कोनिडियोफोर। अब कोनिडिया के बारे में एक चीज आप समझ गए होंगे, ये किसी स्पोरेंजिया या किसी मदर सेल के अंदर नहीं बन रहे हैं। यहाँ पर एक हाइफा है, हाइफा का ये टर्मिनल पोर्शन है और इस टर्मिनल पोर्शन पर यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स बन रहे हैं। अब ये किसी स्पेसिफिक सेल के अंदर आपको नहीं मिलेंगे, ये चेन के रूप में आपको दिखाई देंगे। एक इस तरह से आपको दिखाई देंगे जैसे कि कोई चेन हो, चेन की तरह से आपको दिखाई देंगे हाइफा के टर्मिनल पोर्शन पर। यहाँ पर कोई भी एक अलग तरह की स्पोरेंजिया या जू स्पोरेंजिया, कोई इस तरह की मदर सेल यहाँ पर आप नहीं देख पाएंगे। तो इस तरह के जो स्पोर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं कोनिडिया और जिस हाइफा के ऊपर ये बन रहे हैं उनको बोलते हैं कोनिडियोफोर। इस तरह के जो स्पोर्स हैं उनको आप देखेंगे पेनिसिलियम के अंदर और एस्परजिलस के अंदर। पेनिसिलियम के बारे में आप जानते होंगे, पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक होती है वो पेनिसिलियम से ही ऑब्टेन होते हैं। इसको पेंटर्स ब्रश कहते हैं, इसका नाम है पेंटर्स ब्रश, उपनाम इसका रखा गया है क्योंकि ये दिखने में बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे एक पेंटर का ब्रश होता है पेंटिंग करने वाला। अब कोनिडिया से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, उसमें ये पूछा गया है कि कौन से वो स्पोर्स होते हैं जो हाइफा के बिल्कुल टिप पर बनते हैं। तो हाइफा के टिप पर जो स्पोर्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं कोनिडिया और ये चेन्स के रूप में बनते हैं। सिंगली भी बन सकते हैं लेकिन ज़्यादातर आप इनको चेन की फॉर्म में देखेंगे। तो चेन की फॉर्म में जब आप स्पोर्ट्स को देखेंगे, चेन की फॉर्म में आप जिन स्पोर्ट्स को देखेंगे उन स्पोर्ट्स को हम कहेंगे कोनिडिया। तो सारे के सारे जो स्पोर्ट्स हैं उनके अंदर कुछ अलग अलग खास बात है, अलग अलग कंडीशंस में वो बन रहे हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कौन सी कंडीशंस इन स्पोर्ट्स के अंदर है और क्या डिफरेंस है इन स्पोर्ट्स में एक दूसरे से। एक बार हम इन सारे स्पोर्ट्स को अलग अलग समझते हैं। सबसे पहले हमने पढ़े थे जू स्पोर्ट्स। जू स्पोर्ट्स बनते हैं जू स्पोरेंजिया के अंदर और ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी इनके पास फ्लैजिला होते हैं और ये मूव कर सकते हैं। फ्लैजिला होंगे तो ये स्विम करेंगे पानी के अंदर। तो इनसे आप समझ जाइएगा कि ये ऐसे फंजाई के अंदर मिलेंगे जो या तो एक्वेटिक है या उसके चारों तरफ वाटर की कोई कमी नहीं है। तो ये हो गए जू स्पोर्स। सेकंड कैटेगरी आती है स्पोरेंजियोस्पोर्स की। स्पोरेंजियोस्पोर्स जो है ये स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। यहाँ पर एक राउंडेड सी सेल स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये सेल यूनिसेलुलर ही होती है। इस यूनिसेलुलर
सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है, बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाते हैं और उन न्यूक्लियाई से स्पोरेंजियोस्पोर्स बनते हैं। ये स्पोरेंजियोस्पोर्स रिलीज हो जाते हैं और ये आगे जाकर के जर्मिनेट हो जाते हैं। तो जो स्पोर्स स्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे उनको हम बोलेंगे स्पोरेंजियोस्पोर्स। जो यहाँ पर ये हाइफा है, जिस हाइफा के ऊपर एक स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट हुआ है उसको बोलते हैं हम स्पोरेंजियोफोर। तीन चीजें यहाँ पर आई है, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियोस्पोर्स और स्पोरेंजियोफोर। थर्ड कैटेगरी हमने पढ़ी थी क्लेमाइडोस्पोर्स की। क्लेमाइडोस्पोर्स जो होते हैं वो रेस्टिंग स्पोर्स हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं और हाइफा की एक सेल जो अनफेवरेबल कंडीशन से गुजर रही है, घर में कमी है पैसों की, तोड़ा चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वो फूड मटेरियल को इकट्ठा कर लेती है और अनफेवरेबल कंडीशन में रखती है। जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो वो जर्मिनेट कर जाती है। जो ओडिया है यहाँ पर, इसके पास रिवर्स कंडीशन है बिल्कुल क्लेमाइडोस्पोर्स से। यहाँ पर इसके पास हर चीज़ों की एक्सेस है। एक्सेस में मटेरियल्स को जब ये इकट्ठा करता है, जब एक्सेस मटेरियल इसके पास आते हैं तो वो मटेरियल ये संभाल नहीं पाता है और उसका जो हाइफा है वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। जैसे ही हाइफा ब्रेक डाउन होता है वो दूसरी जगह जाकर के जर्मिनेट हो जाता है और नया माइसीलियम वहाँ से एमर्ज हो जाता है। फिफ्थ कैटेगरी हमने पढ़ी थी कोनिडिया की। कोनिडिया जो होते हैं वो हाइफा के बिल्कुल टिप पे बनते हैं। यहाँ पर कोई मदर सेल नहीं होती है जिसके अंदर ये सारे के सारे स्पोर्स बने। ये जो स्पोर्स होते हैं हाइफा के टिप पर बनते हैं और चेन की फॉर्म्स में हमें दिखाई देते हैं। ये मिलेंगे हमें पेनिसिलिन के अंदर और एस्परजिलस के अंदर। तो ये होती है फोर्थ कैटेगरी जिसको हम बोलेंगे कोनिडिया। इन सारे के सारे स्पोर्स को हम माइटोस्पोर्स भी कहते हैं क्योंकि जिस सेल से ये बनते हैं ये माइटोसिस की रिजल्ट से बनते हैं। इन स्पोर्स को याद करने के लिए यहाँ पर आपके सामने मैंने एक ट्रिक लिखी हुई है। इस ट्रिक को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। इस ट्रिक की हेल्प से आप सारे के सारे स्पोर्स को समझ जाएंगे। यहाँ पर लिखा गया है जू में सांप काला उड़ेगा क्यों नहीं। जू यानी जू स्पोर्स, सांप यानी स्पोरेंजियोस्पोर्स, काला यानी क्लेमाइडोस्पोर्स, उड़ेगा यानी ओडिया एंड क्यों नहीं यानी कोनिडिया। तो इस ट्रिक की हेल्प से आप बड़ी आसानी से सारे के सारे स्पोर्स को समझ सकते हैं। अब आज के वीडियो लेसन को हम एक बार समराइज कर लेते हैं। आज के वीडियो लेसन में हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मेथड पढ़े और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। उसके अंदर हमने पढ़ा फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, फिशन, राइजोमॉर्फ और स्क्लेरोशिया के बारे में। बडिंग और फिशन हमने पढ़ा यूनिसेलुलर फंजाई के अंदर। बडिंग के अंदर छोटी सी बड बन जाएगी, पेरेंट सेल से डिटैच होगी और नया माइसीलियम बन जाएगा। फिशन के अंदर यूनिसेलुलर जो फंजाई होगी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। फ्रेगमेंटेशन के अंदर जो फंजाई है उसका जो माइसीलियम है वो एक्सीडेंटली छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा और उसी से नया माइसीलियम प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी कि जो पार्ट्स ब्रेक डाउन होंगे, जो पार्ट्स टूट के गिर जाएंगे वे वेस्ट नहीं होंगे, वे दूसरे माइसीलियम को पैदा कर देंगे। यहाँ पर इसके साथ साथ ही राइजोमॉर्फ जो होता है ये हायरर फंजाई में मिलेगा आपको। राइजोमॉर्फ के अंदर जो हाइफा होंगे वो एक दूसरे से रस्सी की तरह से लिपट जाते हैं और उनके पास कुछ ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं। जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, ये जो ग्रोइंग पॉइंट्स है वो ज़मीन के अंदर इधर उधर सुस्त अवस्था में पड़े रहते हैं। फेवरेबल कंडीशंस में आते ही इन ग्रोइंग पॉइंट से माइसीलियम इमर्ज हो जाता है। स्क्लेरोशिया जो होती है इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो राउंडेड सी फॉर्म में रहती है जिसको हम सूडोपेरेन्काइमा बोलते हैं। ये अनफेवरेबल कंडीशंस को बर्दाश्त करती हैं और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं ये जर्मिनेट कर देते हैं और यहाँ से माइसीलियम इमर्ज हो जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्पोर्स बनते हैं फंजाई के अंदर जिनकी हेल्प से रिप्रोडक्शन होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेसन जिसके अंदर हमने पढ़ा वेजिटेटिव और एसेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई। नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। आज के वीडियो लेक्चर में अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके एक एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।